हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न ऑनलाइन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 टू 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, सेट नंबर है 2। इससे पहले एक सेट हमने करा रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। चलिए आज का सेशन का पहला सवाल आप सभी के लिए। पहला सवाल है, औपचारिक रूप से संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब और किस राज्य ने प्रस्तुत किया था? विकल्प में है 1988 में पश्चिम बंगाल, 1978 में बिहार, 1988 में उड़ीसा, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा सी विकल्प 1988 में उड़ीसा। औपचारिक रूप से संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव 1988 में उड़ीसा राज्य ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कॉफ़ी के पौधे की खोज का श्रेय किस व्यक्ति के किंवदंती को दिया जाता है? क्रिस्टोफर कोलंबस, काल्दी, मार्को पोलो, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा काल्दी। याद रखना है, कॉफ़ी की खोज का श्रेय इथोपिया के चरवाहे काल्दी को दिया जाता है, जबकि अमेरिका की खोज का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? सिंपल सा सवाल है, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा, रोका, झुमिंग, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी भारत में इसे झुमिंग के नाम से जानते हैं, जबकि ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जानते हैं, जबकि मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मिल्पा नाम की स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? ब्राज़ील में, मध्य अमेरिका में, मैक्सिको में, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताया कि मिल्पा जो है ना, मिल्पा नाम की स्थानांतरित कृषि मध्य अमेरिका और मैक्सिको इन दोनों जगह प्रचलित है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, मध्य अमेरिका में और मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं। किसको? स्थानांतरित कृषि को, स्लैश एंड बर्न कृषि को। ठीक है, काटो और जलाओ इसे ही कहते हैं ना, जबकि ब्राज़ील में इसे क्या कहते हैं? रोका कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अलग अलग देशों में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। भारत में भी देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि केरला में देखेंगे तो इसे कुमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? बताना है कि जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? कीटनाशक का, रासायनिक उर्वरक का, जैविक खाद का, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका जैविक खाद। ठीक है ना, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होता है ना, उसमें गोबर खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जैविक कृषि में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया जाता है? जैविक खाद का प्रयोग, प्राकृतिक प्रकनाशी का उपयोग, आनुवांशिक रूपांतरण, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात करें पहला विकल्प के बारे में देखेंगे तो दिया हुआ है जैविक खाद का उपयोग, तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे कि जैविक कृषि में जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक पीड़कनाशी का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन आनुवांशिक रूपांतरण यहाँ पे नहीं किया जाता है। पूछा है कि क्या नहीं किया जाता है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, याद रखना है, जैविक कृषि में फसलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है कि साइट्स का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है आपसे। ठीक है, तो याद रखिएगा, साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा, अर्थात विकल्प नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है,
याद रखिएगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया है, अरबी शब्द मौसम का शाब्दिक अर्थ क्या है? वर्षा, पवन, मौसम, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अरबी शब्द मौसम का अर्थ होता है मौसम अर्थात सीजन, अर्थात विकल्प नंबर सी सही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1950 में, 62 में, 72 में, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, सबसे अधिक संरक्षित जीव किस अनुसूची में आते हैं? शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 या फिर एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका विकल्प नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 शेड्यूल 1 में सबसे अधिक संरक्षित जीव आते हैं। इस अनुसूची के अंतर्गत लुप्तप्राय प्रजातियों को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है और इनका शिकार या अवैध व्यापार करना सबसे गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए सबसे कठोर दंड का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा शेड्यूल 1। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है, इनमें से कौन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है? बताना है, इनमें से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है? विकल्प में है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले याद रखिए कि गोंडवाना लैंड में दक्षिणी महाद्वीप शामिल थे, जैसे अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे विकल्प में यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ये दोनों लॉरेशिया के भाग थे, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ये आपका देखेंगे तो ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सही कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, अभी भी भाग है वैसे, ठीक है। बाकी यूरोप और उत्तरी अमेरिका ये दोनों अभी कहें या फिर जो भी कहें लॉरेशिया का भाग है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, उत्तर बिहार की नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है? बताना है, उत्तर बिहार की नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है? विकल्प में दे रखा है घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक, महानंदा या फिर बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला या कोसी, एक से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से क्रम लगाना है, जिससे अगर ये मान लें अगर बिहार है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर बिहार, ये हो गया आपका दक्षिण बिहार। तो उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं ना, जो इस तरीके से लाके गंगा में मिलती हैं इस तरीके से, तो यहाँ से क्रम बताना है, पहले पश्चिम वाला, फिर इधर जैसे से पूरब की तरफ बढ़ते हुए जाना है, ऐसे से क्रम लगाना है। अर्थात आपको देखना है कि सबसे पहले पश्चिम में कौन है और फिर सबसे पूरब की तरफ बढ़ते हुए कौन सी नदियाँ गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तरी बिहार के नदियों के बारे में पश्चिम से पूरब की तरफ, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा घाघरा नदी, ठीक है, जो कि आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये उत्तर प्रदेश और बिहार को क्या करता है? विभाजित भी करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मिलेगा घाघरा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका साइज कम कर ले पेन का, घाघरा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा गंडक, इस बार फिर मिलेगा आपको बूढ़ी गंडक, ठीक है। इसके बाद फिर मिलेगा आपको बागमती, इसके बाद फिर कमला, देन मिलेगा आपको कोसी, ठीक है, और अंत में मिलेगा आपको महानंदा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कौन सा क्रम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट विकल्प में देखें तो घाघरा, ठीक है, सबसे पहले पश्चिम में है, सही है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है गंडक, लेकिन यहाँ पे दे रखा है बूढ़ी गंडक और फिर गंडक, तो पहला विकल्प तो बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद बी विकल्प में देखिए बागमती दे रखा है, तो बागमती ठीक है, चलिए। फिर है कमला, कमला भी सही है, कोसी भी सही है और यहाँ पे महानंदा भी देखेंगे तो ये सभी क्रम से ही दिख रहा है, ठीक है। बागमती है,
कमला है, कोसी है और फिर ये महानंदा है। तो ये सभी क्रम से दिख रहा है पश्चिम से पूर्व की तरफ। विकल्प नंबर बी सही दिख रहा है। सी विकल्प को देखिए, बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक है। इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा बागमती, ये भी सही है, कमला है और फिर ये कोसी है। अर्थात सी विकल्प भी यहाँ पे देखेंगे तो नदियों का ये पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम लगा हुआ है। अर्थात दो विकल्प सही दिख रहा है। अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब यहाँ पे बात हो रहा है दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। तो सवाल क्या है, दक्षिण बिहार की नदियों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। ठीक है, अब बताना है यहाँ पे कि दक्षिण बिहार की नदियों का पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं अगर ये आपका बिहार है कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा मान लेते हैं ये बिहार है, कुछ ढंग का नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए मान लेते ये बिहार है। अब यहाँ पे ये बीच से गंगा गई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कहाँ पे का हो रहा है कि दक्षिण बिहार की नदियों का। तो दक्षिण बिहार की नदियाँ जो होगी तो ये भी कुछ इस तरीके से ला गंगा मिलती होंगी इधर से ला करके। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है आपसे कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने की क्रम की सही क्रम क्या है, पूरब से पश्चिम। अर्थात पहले पूरब को बताना है और फिर इस तरह से पश्चिम की तरफ चलना है। आने करते पहले पूरब वाली नदियाँ बतानी है, फिर पूरब से पश्चिम की तरफ चलना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नदियों के क्रम के बारे में बात करें तो सबसे पूरब में आपको देखने को मिलेगा एक अजय नदी। ठीक है, इसके बाद किऊल है। इसके बाद देखेंगे तो फल्गु नदी, फल्गु के आगे पुनपुन, और पुनपुन से आगे बढ़ेंगे तो सोन नदी, और सोन से आगे बढ़ेंगे तो कर्मनाशा नदी। ठीक है, ये क्रम ही है ऐसा। अब देखिए ऐसा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे पहले अजय, ठीक है, अजय दिख रहा है यहाँ पे, फल्गु फिर दिख रहा है। ठीक है, चलिए पुनपुन भी सही है और फिर सोन भी दिख रहा है। बिल्कुल ये पहला क्रम सही दिख रहा है। इस बात विकल्प नंबर बी के बारे में बात करें तो कर्मनाशा, तो कर्मनाशा देखेंगे तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ है। ये तो कथन बिल्कुल ही गलत दिख रहा है यहाँ पे। बात करें सी विकल्प का तो फल्गु, फल्गु यहाँ पे है। ठीक है, चलिए कोसी, कोसी देखिए कहाँ पे है, कोसी तो आप देखेंगे तो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं। तो ये तो कथन बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये दक्षिण बिहार की नदी नहीं है। अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सही कौन सा हो जाएगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो नदियों को क्रम याद रखिए तभी हो पाएगा इस तरह के सवाल, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, बताना है बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, 345 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण का 345 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 345 किलोमीटर है, ये विकल्प सही होगा। ठीक है, वही याद रखना है पूरब से पश्चिम अगर आपसे पूछा जाए तो 483 किलोमीटर है। ठीक है, ये पूरब से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। तो पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, भारत के मानक समय कितना डिग्री पर स्थित है, 82.5 डिग्री पर। ठीक है, तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है ये याद रखिए। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, चौथा है आपका, अब देखेंगे चौथा नंबर पर है आपका उड़ीसा, और 5वें नंबर पर आपको देखेंगे तो है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही आंसर दिखेगा आपको। पूछा है कौन सा नहीं गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से गुजरता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है। पूछा है किस राज्य से नहीं गुजरता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर आप देखेंगे तो ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इन सभी राज्यों से गुजरती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 राज्य का नाम याद रखिएगा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती हैं।
अगला सवाल देखिए, सवाल है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। बताना है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, मध्य अंडमान, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका दक्षिण अंडमान। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही होगा। याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। ठीक है, 7 बहनों में कौन कौन शामिल है, कौन कौन से 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आसान सा सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, मैप पर इसे देखिए, त्रिपुरा को आप देखेंगे तो ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। तो याद रखिएगा जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल है यहाँ पे कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है। छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला विकल्प के बारे में जो दे रखा है छोटा नागपुर का पठार, तो याद रखना है छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड क्षेत्र में है और ये आप देखेंगे तो अरावली और विंध्य के बीच में स्थित नहीं है। तो पहला विकल्प तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें दक्कन का पठार के बारे में, तो ये विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जैसे ये है आपका सतपुड़ा और मान लेते हैं ये सतपुड़ा हो गया। ठीक है, ये सतपुड़ा मान लीजिए और ये मान लीजिए विंध्याचल, और इसी के बीच में स्थित है आपका मालवा का पठार। ठीक है, और इसी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। ठीक है, तो दक्कन का पठार कहाँ है, विंध्य के दक्षिण में है। ये जो विंध्याचल है ना, इसी के दक्षिण में स्थित है आपका ये आपका दक्कन का पठार। ठीक है ना, जबकि मालवा का पठार आप देखेंगे तो ये सतपुड़ा और ये विंध्याचल के बीच में स्थित है। अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा ध्यान में रखिएगा कि जो मालवा का पठार है ना, ये मध्य भारत में स्थित है। पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है और दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला है, और यहाँ पे काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी पाई जाती हैं और सोयाबीन और गेहूँ की खेती यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि सवाल है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच प्रमुख रूप से ये विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में प्रमुख रूप से है, ये आपको बताना है। विकल्प में है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब देखेंगे कावेरी जल विवाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ देखेंगे तो सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि कावेरी जो नदी है ना, इस पर 2 बांध प्रमुख रूप से बनाए गए हैं। तमिलनाडु में बात करें, ठीक है, कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में कृष्ण राजसागर बांध बनाया गया है, जबकि तमिलनाडु में देखेंगे तो इसी नदी पर मेटूर बांध बनाया गया है। ये दोनों बांधों को याद रखिए किस नदी पर स्थित है, तो ये दोनों कावेरी नदी पर स्थित है, कृष्णा राजसागर बांध और मेटूर बांध। मेटूर बांध कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, जबकि कृष्णा राजसागर बांध कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है ना, चलिए, और ये किस नदी में कहाँ पर गिरती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, कर्नाटक से ये निकलती हैं ताल कावेरी से, तमिलनाडु होते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। बताना है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। 1950 में, 52 में, 56 में, इससे अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका 1956। याद रखिएगा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य था राज्यों के बीच नदी जल विवाद को सुलझाना। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि प्रति बूंद अधिक फसल किस योजना का नारा है। बताना है प्रति बूंद अधिक फसल किस योजना का नारा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रति बूंद अधिक फसल किस योजना का नारा है? ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ये नारा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अटल भूजल योजना, ठीक है ना, अटल भूजल योजना, अटल जल को भारत के कितने राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है ना, ये सवाल है। अटल भूजल योजना भारत के कितने राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है? 5, 6, 7, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका 7। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अटल भूजल योजना भारत के 7 राज्यों में लागू की जा रही है। ये राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? बताना है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? महुआ, कदम, इमली, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल ये किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये महुआ की पूजा करते हैं और कदम पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये जितने सवाल हम करवा रहे हैं ना, लगभग 90% क्वेश्चन NCERT के बुक से ही उठाया गया है, क्योंकि जब हमने TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का एनालिसिस करवाया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि लगभग 90% क्वेश्चन जो हैं वो 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो NCERT बुक से ही लिया गया था। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग क्वेश्चन जो 90%, 95% क्वेश्चन हम NCERT के बुक से उठा रहे हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जहाँ से बन सकते उसको बना रहे हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल ही निश्चित होकर के अपनी तैयारी को पूरा कर सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर खास करके आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल फिर आप ही के लिए है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है? भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर्वत से आच्छादित है? बताना है कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर्वत से आच्छादित है? 27, 37, 43, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा 27%। भारत का 27% क्षेत्रफल पर्वत से आच्छादित है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, मैदानी क्षेत्र लगभग ये 43% है। अगर पूछा जाए कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मैदानों से आच्छादित है, तो याद रखिएगा 43%, जबकि 37 ये पठारी क्षेत्र जो है ना आपका 30% है। ठीक है, पठारी अगर पूछा जाए कि पठारी क्षेत्र कितना आच्छादित है, तो याद रखना है ये है 30%। ठीक है ना, जबकि पर्वत अगर से पूछा जाए आपसे तो कितना हो जाएगा? ये 27%, जबकि मैदानी क्षेत्र पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका 43%। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 100% है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो आपका पठारी क्षेत्र है ना आपका, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया था। ठीक है, पर्वत क्षेत्र वाले या फिर पठारी क्षेत्र वाला जो भी कोई एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? कितनी वर्षा वाले क्षेत्र को आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है? कितनी वर्षा वाले क्षेत्र को आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है? 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, 200 से अधिक सेंटीमीटर, या फिर 70 से 100 सेंटीमीटर, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आर्द्र पर्णपाती वन 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को कहा जाता है। ठीक है, अगर वहीं बात करें 200 सेंटीमीटर से अगर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो तो उसे सदाबहार वन कहते हैं, जबकि 70 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों को शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1991, 92, 94, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी को याद होगा कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में स्थित है वहाँ पे हुआ था। अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। अगला सवाल है, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो ये सुमाकर ने लिखी थी। विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का ये आखिरी सवाल आप सभी के लिए, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, बताना है यहाँ पे कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 1906 में, 1965 में, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो याद रखना है, सही जवाब होगा इसका विकल्प नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी। इसका उद्देश्य है भारत की सीमाओं पर सड़कों और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। ठीक है, कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसका हिमालयी क्षेत्र, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।